हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं आप लोगों का इकरा आईएएस की एक नई पहल जिसमें हम पॉडकास्ट के माध्यम से आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बहुत सिंपल तरीके से समझा पाए, इसके लिए एक नई इनिशिएटिव लेके आए हैं। तो आज के हमारे पहले वीडियो सीरीज में हमारे साथ संजय सर हैं, जो यूपीएससी में पॉलिटी और गवर्नेंस को लेके इंडिया के वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज में माने जाते हैं और इकरा आईएएस के भी सीनियर फैकल्टी है। वेलकम टू द शो सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है सर, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड स्पेसिफिकली सर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो सर अब मैं आपसे कुछ अहम सवाल पूछना चाहूँगा और मेरा पहला सवाल सर ये होगा कि सर पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती कैसे है और ये सर इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या सर? सबसे पहले तो रोहित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि आपने इस अपनी नई सीरीज़ में मुझे आमंत्रित किया है, मुझे मौका दिया है अपनी बातों को रखने का। अब मैं सीधे आपके प्रश्न पे आता हूँ, क्योंकि आपने अभी पूछा कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है क्या, शायद यही सवाल था आपका। जी। हाँ, तो देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम बेसिकली पहले बता दूं कि अभी खूब चर्चा में चल रही है, और चर्चा में इसलिए चल रही है कि इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने असंवैधानिक करार दे दिया है, तो इसलिए ये इधर चर्चा में है। अगर होलिस्टिक रूप से इसके बारे में मैं बताऊं तो ये बेसिकली इलेक्ट्रल फंडिंग का एक माध्यम है। मतलब माध्यम हुआ करता था, अब तो ये पास्ट हो चुका, इतिहास हो चुका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। इसे बेसिकली 2017-18 में लाया गया। 17-18 में इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 के बजट सेशन में फाइनेंस एक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को एक्सेप्ट किया गया हमारे यहाँ, और 2018 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मीन्स इट वाज पुट इनटू प्रैक्टिस। तो बेहद अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो चुनावी फंडिंग का एक माध्यम था ये, और इसके माध्यम से जो इसके समर्थक थे वो ये कहा करते थे, या फिर सरकार ही, चूंकि सरकार ने ही इसे लाया था, तो सरकार का ये पक्ष था कि इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रल फंडिंग में ब्लैक मनी के फ्लो को चेकमेट करेंगे, ब्लैक मनी को कर्ब करेंगे। मतलब काले धन के प्रवाह को चुनावी खर्चे में शामिल नहीं किया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से आप स्टेट बैंक के रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। वो बेसिकली, मतलब खरीद सकते थे, वो बेसिकली 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 CR, मतलब 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन में इलेक्ट्रल बॉन्ड उपलब्ध हुआ करते थे, जिसे आप वहाँ से खरीद कर और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में आप उसे जमा कर सकते थे, पैसे जमा कर सकते थे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी, जिस तारीख को आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, विद इन 15 डेज, खरीदे जाने के 15 दिनों के भीतर अपने अधिकृत एक तरह से कह सकते हैं खाते में उस पैसे को भुना सकती है, एनकैश कर सकती है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के भीतर उस बॉन्ड को एनकैश नहीं कर पाई, तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, प्रधानमंत्री राहत कोष में वो हस्तांतरित हो जाता था। तो यही बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम थी। सर इसके संदर्भ में मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा कि सर पॉलिटिकल फंडिंग क्या है, ये कैसे होता है और इसका एक डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस है सर? जी जी जी, देखिए, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग को समझने के लिए संक्षेप में मैं बता दूं कि आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी की जानकारी रखनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली लोगों का एक ऐसा समूह कहलाती है जो एक समान विचारधारा के आधार पर संगठित होते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य सत्तासीन होना होता है, सत्ता में आना। तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी का संबंध लोगों से ही है। एक जैसी राजनीतिक विचारधारा से संलग्न लोग एक पार्टी के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए निरंतर लोकतांत्रिक प्रयास करते हैं। अब चूंकि डेमोक्रेसी को अगर अब्राहम लिंकन की भाषा में बोलें तो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो जनता का संबंध तो भाई आम जनमानस से है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप
तथाकथित विशिष्ट वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो आप डेमोक्रेसी के हिस्से नहीं हैं, आप भी हैं, लेकिन सामान्यतः बहुसंख्यक को यहाँ पर लक्षित किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी के अंदर जब भी बात पार्टिसिपेशन की आएगी, सहभागिता की आएगी, इसके समावेशन की आएगी, तो आमतौर पे दो तरीके से डेमोक्रेटिक इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है। एक तो मतदाता के रूप में, और दूसरा चुनाव लड़के, राजनीतिक दलों का उम्मीदवार बन के, चुनावी उम्मीदवार। अब जरा सोचिए, तमाम राजनीतिक दल सपोज अपने कंटेस्टेंट्स को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो खर्चे भी तो लगेंगे। आपको लोगों से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, घर घर जाकर लोगों से मिलना जुलना होगा, ताकि आप उन्हें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में समझा सकें, जनता की राय को समझ सकें, उनके वोटिंग बिहेवियर का आकलन कर सकें। ये सब करने के लिए आपको लोगों के बीच जाना होगा, आपके साथ और भी टीम होगी, सब में खर्चे लगते हैं। तो ये खर्चे कहाँ से आएंगे? मान लीजिए अगर कोई अफ्लुएंट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, पैसे वाला है, तो वो तो ये सारे खर्चे बड़ी आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन एक बेहद सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में चुनावी खर्चे स्वयं से नहीं उठा सकता? और ये आज ही के दौर में नहीं, पहले से ही ये चीज़ें रही हैं। इस समाज में आर्थिक रूप से सभी एक समान तो रहे नहीं। तो आमतौर पर देखिए, एक बात कही जाती है कि जो आर्थिक विषमता होती है, ये आमतौर पर लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता को छीन लेती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता के छीने जाने का मतलब ये हुआ कि सपोज कुछ लोग बेहद धनवान हैं, तो आपको नहीं लगता कि पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे वो कब्जा जमा लेंगे? जी बिल्कुल जमा लेंगे। अब उनको तो चाहे तो पैसे से वोट खरीद लें। और हिंदुस्तान जैसे जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, जो लंबे समय तक किसी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कॉलोनी रहे, बाद में डीकोलोनाइजेशन के माध्यम से न्यूली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को हासिल किए, ऐसे देशों में गरीबी, बेरोजगारी, गुर्बत, भुखमरी, ये सब समस्याएं रहती है। तो ऐसे में अमीरी और गरीबी के बीच एक अच्छा खासा गैप आपको दिखेगा। और अगर अमीरों को एक तरफा आपने डेमोक्रेसी में वन साइडेड अगर उन्हें लीड दे दिया, तो बहुसंख्यकों को डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से आप वंचित कर देंगे, और इस तरह डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव नहीं हो पाएगी। संभव है ये डेमोक्रेसी एलिटिस्ट डेमोक्रेसी का रूप धारण कर ले, और एलिटिस्ट डेमोक्रेसी तो इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल पे आधारित होती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एलिटिज्म है, जिसको हिंदी में अभिजनवादी सिद्धांत कहते हैं, या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, यहाँ ये मान लिया जाता है कि सत्ता के योग्य विशिष्ट वर्ग ही होते हैं, जन सामान्य नहीं होते। ये तो खुद ही एंटी डेमोक्रेटिक नॉर्म है। तो अगर डेमोक्रेसी के भीतर आप एलिटिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, अफ्लुएंट सेक्शन को एक तरफा इजाज़त देंगे, तो इससे डेमोक्रेसी अपने एक तरह से कह सकते हैं मूल उद्देश्यों से ही भटक जाएगी। फिर जनता द्वारा जनता के लिए शासन नहीं कर सकेंगे डेमोक्रेसी को। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल डोमेन में, या एक तरह से डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट पे आम जनमानस के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए ऐसा किया गया। जी सर, जैसा कि मैं 2017-18 का अरुण जेटली जी का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा था, तो उन्होंने बड़े ही सीधे तरीके से उनका कहना था कि वो एज ए पार्टी ही वुड डेफिनेटली सपोर्ट अ इनिशिएटिव जहाँ पे पैसा आम जनता से ली जाए, बट इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का उनका सिंगल मकसद यही था, जो वो बता पा रहे थे, कि कैश का ओवरऑल फंडिंग में रोल कम करना। क्योंकि कैश को एक लंबे समय तक, अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो 2004-5 से लेके 2015-16 तक कैश का और ब्लैक मनी का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। तो सर, कहीं ना कहीं ये शुरू तो हुआ था एक अच्छे मकसद से, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसमें प्रॉब्लम क्या आया जिसकी वजह से इसे कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ा? सर देखिए, इसमें बेसिकली एक तरफा तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हम इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और उसका आधार बनाया गया कि हम किसी भी तरीके से ब्लैक मनी के फ्लो को अलाउ नहीं करेंगे चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अब उस लिहाज से तो कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि ठीक है, ये स्कीम अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसके दूसरे पक्ष पे शायद ठीक से होमवर्क नहीं किया गया सरकार के द्वारा, ये मैं कह सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, तो कह सकता हूँ शुरुआती दौर में जब एसोसिएशन फॉर
डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, 1999 में ये इस्टाब्लिश हुई थी एनजीओ। तो जब इसने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, तभी इस पे चर्चा होने लगी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पे, क्योंकि जस्ट ये लागू हुई थी उसके बाद ही पिटीशन दायर हो गई। तो लॉ के अगर सामान्य जानकार भी कोई होगा तो वो समझ जाएगा कि कानूनी रूप से ये स्कीम उतनी मजबूत नहीं थी। बट जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं उसी समय समझ गया था कि अदालत के सामने ये स्कीम टिक नहीं पाएगी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना ही होना है। हालांकि वो दौर था, आप देखेंगे 2016-17 जब, क्योंकि 2016 में आधार बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई आधार एक्ट को लेकर, और चूँकि राइट टू प्राइवेसी का मसला चल रहा था। और उसी दौरान आप देखेंगे जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट आया, जहाँ तक मुझे याद है 22 या 23 अगस्त 2017 को, मैं पूरा जजमेंट पढ़ा था वो, अगस्त 2017 को जजमेंट आया जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट अकॉर्ड कर दिया, मतलब घोषित कर दिया गया। आई मीन राइट टू प्राइवेसी वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से विद इन द परव्यू ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नेमली 14, 99, 21। तो वो एक बड़ा एक अलग ही दौर था जब प्राइवेसी को लेकर खूब बातें हो रही थी। जो एक तरह से कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल क्लासेस ऑफ सोसाइटी, खास करके होमोसेक्सुअल्स वगैरह के राइट्स को लेकर खूब बातें हो रही थी। तो अब उसी समय आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में एनोनिमिटी को काफ़ी तरजीह दिया गया कि जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग करेंगे, मोर देन 20,000 की जो फंडिंग होगी, या 20,000 प्लस कह लीजिए, 20,000 और मोर देन 20,000, उनके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो एनोनिमिटी का ध्यान रखा गया। इसके पीछे की भी एक वजह थी कि क्यों एनोनिमिटी को ध्यान में रखा गया, क्योंकि मान लीजिए सपोज मैं किसी कारपोरेट हाउस से ताल्लुक़ रखता हूं, और सपोज मैंने एक्स पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग किया, और मेरा नाम डिस्क्लोज कर दिया गया, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन में है, संभव है नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में वो सत्ता में आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि मेरे साथ वो स्कोर साधने लगेगी? तो फिर मेरे क्यूड प्रो क्यों का क्या होगा? वो तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर हमने किसी पार्टी को फंड किया और मैं कारपोरेट घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ऐसे में मैं चाहूँगा ना कि पार्टी का भी मुझे लाभ मिले, लाइसेंसिंग में लाभ मिले, कुछ स्कीम्स या कुछ पॉलिसीज़ मतलब मेरे कमर्शियल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग्स में हो, है ना, प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाए, तो ये सब भी चाहेंगे। मैं थोड़ा सा इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में जाना चाहूँगा। इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे जो वायलेट हो रहे थे, जिसकी बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन किया गया, और ऐसे कौन कौन से लेजिस्लेशंस थे जिसमें अमेंडमेंट्स हुई और जिसकी वजह से इसे एक कानूनी दर्जा दिया गया, और जो इस जजमेंट के क्वेश्चन में था सर। बेसिकली जहां एक तरफ अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इसमें देखा गया, वहीं दूसरी तरफ पहले से वेल इस्टेब्लिश्ड लॉ को भी अल्टर किया गया। लॉ को भी, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ देश की चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 3 कानून हैं, आपको बताऊं। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और तीसरा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। यहाँ पर बेसिकली मैं जिक्र करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसकी एक धारा है, इसकी धारा है 129A। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 129A में कहा गया है कि उन पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल होगा जो पिछले इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम 1% मत हासिल की हो। ये 129A में दे रखा है, रोपा 1951, रोपा को संक्षेप में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसी 129 सेक्शन 129 के सब क्लॉज सी में, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 129C, इसके अंदर ये व्यवस्था है कि जब भी चुनावी फंडिंग होगी और जो भी फंड करने वाला होगा, जो फंड कर रहा है, अगर वो 20,000 से ऊपर का फंड अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एलोकेट करता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है, तो
उस डोनेशन को एनोनिमस नहीं रखा जाएगा। मीन्स राजनीतिक दलों को उसके नाम वगैरह के बारे में, डिटेल्स के बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ये व्यवस्था। अब देखिए हुआ क्या कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो आई बेसिकली 2017 के फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। थोड़ा फाइनेंस एक्ट आपको बता दूं मैं, ये 2017 का जो बजट सेशन था, बजट सेशन के दौरान ही ये व्यवस्था लाई गई थी। तो 17 का हर साल हमारे यहाँ बजट पेश किया जाता है और बजट के दो हिस्से होते हैं। एक होता है फाइनेंस बिल के रूप में बजट पास होता है और दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में। तो फाइनेंस बिल ही फाइनेंस एक्ट होता है, ये बजट के शुरुआती दौर में ही पास हो जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन एक्ट बनते बनते लगभग मई हाफ या थर्ड वीक ऑफ मई आ जाता है। तो खैर ये फाइनेंस बिल का हिस्सा था। आगे चलकर जैसे बजट पास हुआ ये फाइनेंस एक्ट बन गया और इसी के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था। तो आप देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 129 ए और सी दोनों को यहाँ अल्टर किया गया फाइनेंस एक्ट 2017 के माध्यम से, केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लेकर। अब 29 ए में क्या बदलाव किया गया, उसमें कहा गया कि जो आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 129 ए के तहत जो पंजीकृत है उसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग हासिल करने का हक है। यानी जो गैर पंजीकृत राजनीतिक दल है उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग हासिल नहीं होगी। आप देखिए यहीं पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात पहली बात, जो आगे चलकर सरकार के अगेंस्ट गया और गवर्नमेंट के अटॉर्नी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए। सर मैं एक मिनट आपको टोकूंगा। सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो क्लॉज है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जिसके पास 1% से ज्यादा वोट है सिर्फ वही फंडिंग। हाँ बिल्कुल, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग वही ले सकेंगे और कोई नहीं ले सकेगा। सर ये तो कम्प्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक है। हाँ बिल्कुल। तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि कई सारी टेक्निकल एरर यहाँ। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 129 सी, उसमें साफ साफ कहा गया है कि मोर देन 20,000 डिनोमिनेशन की जो भी फंडिंग होगी यू हैव टू डिस्क्लोज दैट फंडिंग, हु इज द फंड रेजर, और उसके बारे में डिटेल आपको देना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2017 के हवाले से इसे भी खारिज कर दिया गया कि नहीं जी 20,000 से ऊपर की जो भी फंडिंग होगी वो एनोनिमस होगी। और लेकिन सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बार-बार, क्योंकि सर ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मतलब बहुत सारी नई चीजें हैं जो मुझे भी पता चल रही है। सर फिर इसका मतलब ये इसके, क्योंकि सर मुझे दो पहलू दिख रहे हैं। एक तो ये कि पहले तो ऐसा होता होगा कि लोग फिर 20,000 के नीचे ही छोटे छोटे अमाउंट में फंड करते होंगे जिसकी वजह से डिस्क्लोज ना करना पड़े। और दूसरा क्या पता चेंजेस इस वजह से किए गए हो सर कि एटलीस्ट ये हो कि डिजिटली रिकॉर्ड हो जाए, भले ही वो डिस्क्लोज ना हो। क्योंकि अगर आप अभी जजमेंट देखेंगे तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो है कि आप बताओ किसने ये फंड किया है। तो क्या पता इसकी जो नेगेटिव साइड थी वो अभी पॉजिटिव साइड में आ रही है। तो थोड़ा सा इस पहलू को लेके भी सर आप बताएं। हाँ तो देखिए एक बात तो तय है कि इसमें एम्बिग्विटी तो साफ साफ थी, चूंकि जब आप एनोनिमिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप फंड करने वाले की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उसका भी अपना एक पक्ष है, मैं इसको सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूँ भाई। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई कारपोरेट घराना फंड किया किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के रडार पे आ जाएगा वो। और कल को अगर सत्ता बदली तो उसके बिजनेस इंटरेस्ट का क्या होगा, उसके क्विड प्रो क्यो का क्या होगा। तो ये तो एक समस्या है। बट जैसा आप बता रहे हैं कि उसको डिजिटली ऑन रिकॉर्ड रखना, उसमें भी राजनीतिक दल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थे ना, उसमें भी गोलमाल कर रहे थे। कैसे सर? उसमें क्या कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए अपना सीए रख लिया और सीए रख के उसके 20,000 से ऊपर के डिनोमिनेशन को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में ब्रेक डाउन कर दिया 1,000 10,000 इस तरह से। और तो आप बताइए वैसे में कैसे पता चलेगा कि किसने कितना फंड रेज किया। हकीकत ये है कि जो फंड देने वाला है, जो डोनर है, उसका नाम राजनीतिक दल के अलावा, संबंधित राजनीतिक दल जिसको वो पैसा डोनेट कर रहा है, उसके अलावा किसी को पता नहीं चल रहा था। अच्छा। हाँ, और गवर्नमेंट कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही थी जी। तो ये समस्या थी। अगर मान लीजिए सपोज आगे चलकर इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी क्लॉज को इसमें शामिल कर लिया गया तो कल को हो सकता है फिर से ये रिवाइव हो जाए। ऐसा क्या है। अच्छा। हाँ, ये तो मान लीजिए कोर्ट ने अभी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसी सीमा तक करार दिया है ना जिस सीमा तक ये संवैधानिक प्रावधानों को वायलेट कर रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के वायलेशन से इसे मुक्त कर दें तो कल को फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम नए रूप में रिवाइव हो सकती है। हाँ।
सर इसके संदर्भ में बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स की बात की, हम्म। तो फंडामेंटल राइट की सर इंडिया में बहुत लेवल पे चर्चा होती है। और हम्म। जैसा आपने कुछ गोल्डन ट्रायंगल आपने एक बात की थी फंडामेंटल राइट्स के सेंस में, तो हम्म। सर थोड़ा सा इसके डिटेल में जाइए। और क्योंकि हमारी जनता जो है कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी है और कुछ आम जनता भी है, ताकि हम्म। हम सबको बता पाए कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, हमारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, और इसके संदर्भ में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे जो हम्म। वायलेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के जी संबंध में, जी जी जी। देखिए, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैयक्तिक अधिकार हैं, इंडिविजुअल्स राइट्स हैं। जी और राइट्स बेसिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ के फुलफिलमेंट का नाम है जिसके द्वारा हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं। जी तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली विभिन्न प्रकार के अधिकारों का एक सेट है, एक समुच्चय है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग संदर्भों में जो भी राइट उनको अच्छे लगे उनको एक जगह कंपाइल कर दिया संविधान के पार्ट 3 में, जी और उसे नाम दे दिया फंडामेंटल राइट। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इन राइट्स के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का मौलिक विकास सुनिश्चित नहीं कर सकता। यानी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के मौलिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए फंडामेंटल राइट बेहद लाभप्रद है। अच्छा क्योंकि ये सारे राइट्स, संविधान के भाग 3 में निहित सारे अधिकार हमारे व्यक्तित्व के मौलिक विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कहने का मतलब कि हम अपने सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर पाते हैं, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण कोटि के अधिकार हैं। जी और ये तो सीधे तौर पे आपको बताऊं, भारतीय संविधान के दर्शन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी का हिस्सा है फंडामेंटल राइट। जी तो और ये भी मजे की बात है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ये सारे के सारे स्टेट के अगेंस्ट हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेट के साथ साथ उन लोगों के अगेंस्ट भी मिले हुए हैं जिन्हें हम स्टेट नहीं मानते, जी है ना। बट ये डायरेक्टली इंडिविजुअल को ये कॉन्फर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जी और आपको बताऊं, लिबरल डेमोक्रेसी की सफलता में अधिकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अच्छा बहुत बड़ी भूमिका। आपको बताऊं, एक स्कॉलर है, मतलब पॉलिटिकल थिंकर कह लीजिए, हेराल्ड जे लास्की। लास्की का कहना है कि किसी भी राज्य की विशेषता या राज्य की खासियत या उसकी अहमियत जी इस बात से पता चलती है कि उसने अपने नागरिकों को किस तरह का अधिकार प्रदान किया है। जी तो राज्य की पहचान उस राज्य के नागरिकों को हासिल अधिकारों से होता है, जी समझ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है, चूंकि मैं विषयांतर से बचना चाहूंगा जी क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर एक धारा लूँ तो लंबी दूरी तक जा सकते हैं उसमें। जी जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके जी शो करूँ। बेसिकली इसमें देखा गया कि जैसे आपने गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र किया, ये गोल्डन ट्रायंगल शब्द बेसिकली इंडियन जुडिशियरी के द्वारा क्वाइन किया गया। उपलब्ध फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स अति महत्वपूर्ण कोटि के हैं, जी जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, प्लस राइट टू लाइफ हो गया। राइट टू इक्वालिटी का जिक्र बेसिकली आर्टिकल 14 में किया गया है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता और विधियों की समान सुरक्षा अथवा संरक्षण। और आर्टिकल 19 में अ सेट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की गई है, जिसमें 6 अलग अलग लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में आर्टिकल 14, 19 और 21, इन तीनों का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, इसी को माननीय अदालत ने गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा, मौलिक अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज। और चूंकि इन तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन है, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। अब रूल ऑफ लॉ का सीधा मतलब है कि देश में कानून का शासन होगा, शासक चाहे कोई भी हो, शासन कानून का चलेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री का शासन हो सकता है, मतलब प्रधानमंत्री शासक हो सकते हैं, लेकिन शासन उस व्यक्ति विशेष का नहीं होगा जो प्रधानमंत्री है या राज्य में मुख्यमंत्री है। शासन सदैव कानून का होगा। प्लस कानून की नज़र में सभी एक समान है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। यानी रूल ऑफ लॉ का होना इस बात की गारंटी है कि अब समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। कानून की नज़र में सभी एक समान है, कोई आम या खास नहीं, मानो तो सभी आम, मानो तो सभी खास। अब आपको नहीं लगता कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कहीं ना कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जन सामान्य को धता बता रही है, उसे दरकिनार कर रही है, और जो अफ्लुएंट सेक्शन है उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है? तो ये एक बड़ी समस्या थी, आर्टिकल 14 का वायलेशन। प्लस राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। और
सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक्सटेंशन के रूप में ही राइट टू वोट मतलब राइट टू हैव इन्फॉर्म चॉइस जी बिफोर गोइंग फॉर वोटिंग और कास्टिंग द वोट उसको जोड़ा। न्यायिक पक्ष ये है। सर, मैं एक जी मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो राइट टू वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल 19 से आता है हमें? नहीं नहीं, राइट टू वोट तो बेसिकली ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 325 हमारे यहाँ यूनिवर्सल सफरेज है, मतलब सभी को राइट टू वोट है। सफरेज का मतलब ही होता है राइट टू वोट। जी तो ये तो पहले से ही है, लेकिन हम अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल जानने के बाद करें तो और सही तरीके से कर सकते हैं ना। जी तो बिल्कुल। आर्टिकल 325 और 326 को तभी बेहतर तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का इस्तेमाल कर सकें। जी और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि अगर हम किसी उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं या किसी राजनीतिक दल को वोट करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में सारी जानकारियां हासिल होनी चाहिए। जी क्योंकि हर मतदाता जब मत देता है, वोट देता है, तो उससे पहले उसका जो मतदाता व्यवहार है वो कई सारे फैक्टर से निर्मित होता है। कई सारे फैक्टर से, जैसे मान लीजिए मेरी कुछ सोच है, मेरी कुछ योजना है और उस योजना के अनुसार सपोज वर्तमान सरकार कुछ करती हुई दिख गई तो संभव है आगामी चुनाव में मैं सरकार के पक्ष में रहूं। हो सकता है मेरे उम्मीदों के अनुसार सरकार काम नहीं कर पाई। जी मैं कुछ मान लीजिए क्राइटेरिया सेट किया हूँ या कुछ मेरे 4-5 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ को लेकर, एडुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, पता चला गवर्नमेंट उस पर खरा नहीं उतर रही है और ऑपोजिशन की तरफ से कोई पार्टी उस संदर्भ में रचनात्मक बातें कर रही है, उसके चुनावी घोषणा पत्र में वो चीज़ें शामिल है, तो मेरा मतदाता व्यवहार उसके पक्ष में हो सकता है। जी जी तो किसी भी मतदाता का मतदाता व्यवहार इसी आधार पर सृजित होता है या निर्मित होता है कि जिस दल को या जो भी उपलब्ध दल हैं उनमें से सभी दल अपने बारे में सारी जानकारियां जनता तक डिस्क्लोज करें, जी राजनीतिक दल भी और उससे संबंधित उम्मीदवार भी। जी तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रल फंडिंग हो रही है, फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं, किस तरीके से वो फंड रेज किए जा रहे हैं, ये भी तो जनता के सामने रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तभी तो हम इन्फॉर्म चॉइस बना सकेंगे। जी अगर हमें अंधेरे में रख के, मतलब अगर फंडिंग के लिहाज से आप हमें अंधेरे में रखेंगे तो संभव है मेरी वोटिंग चॉइस के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मान सपोज एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं उन लोगों में से हूँ जो पर्यावरण के प्रदूषण से काफ़ी चिंतित हूँ। जी हो सकता है मुझे एलर्जी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, थोड़े से पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में गए, शरीर में इचिंग होने लगी और भी समस्याएं, तो एक मेरे अंदर इस तरह का मैनरिज्म या बिहेवियरल एस्पेक्ट डेवलप हो सकता है ना कि जो राजनीतिक दल पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर अपने एजेंडे में बात करेंगी, हो सकता है मैं उनको वोट दूं। जी ऐसा हो सकता है। और पता चला कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने वाला या इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंड करने वाला, चूंकि इसके माध्यम से जो फंड करेगा उसका नाम तो गुमनाम ही रहेगा, पता नहीं चल पाएगा क्योंकि एनोनिमस फंडिंग है। जी किसी ऐसे व्यक्ति ने फंड किया, पता चला कि उसकी ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, क्रैकर मेकिंग इंडस्ट्री है, जी तो वो तो खूब पॉल्यूशन फैला रहा है। लेदर गुड्स मेकिंग इंडस्ट्री है। जी और वैसे लोगों की फंडिंग हो गई मान लीजिए एक्स पॉलिटिकल पार्टी को, जी और मैं दूसरे आधारों पे मान के चल रहा हूँ कि मुझे एक्स को ही वोट करना है, और बाद में पता चला कि यार इसको तो फंडिंग करने वाले ऐसे ऐसे लोग थे, तो बताइए मुझे अफसोस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। अगर मुझे पहले पता चल जाता वोटिंग से पहले तो मैं अपनी वोटिंग चॉइस को चेंज कर देता। तो हमें अधिकार है कि हमारी जो भी चॉइस निर्मित हो उससे पहले हम इन्फॉर्म्ड हो सकें, और इन्फॉर्म तभी होंगे जब राजनीतिक दल हर प्रकार से ट्रांसपेरेंसी फॉलो करेंगे। जी सर, आप एक और आर्टिकल के बारे में जिक्र कर रहे थे, उससे उस पर चलने से पहले मुझे एक बड़ा अच्छा चीज़ याद आया सर। जैसा आपने बात की कि आपको पॉल्यूशन से नफरत है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं नहीं मैं कि एक आप दिल्ली, एग्जाम्पल दिया, मैं एक नहीं, मैं एग्जाम्पल जस्ट दिया। मैं उसको हाँ, बस एक इसी और तरीके से मुझे ले लगता रहा है हूँ। पॉल्यूशन से सबको नफरत होनी चाहिए। जी, क्योंकि आपको थोड़ा, क्योंकि आप बहुत भावुक होके सर बोल रहे थे, तो मैं बस यही पूछने जा रहा था कहीं आपने लंबा समय दिल्ली में तो नहीं बिताया सर? आप कह सकते हैं मैं 2004-05 से ही दिल्ली में हूँ, जी तो लंबा समय तो है ही। जी जी सर, मैं आपको बीच में रोक दिया था सर। आप एक और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, आर्टिकल 21। तो हाँ आर्टिकल 21 की एक बहुत अलग प्राइमेसी है जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। मैंने ऐसे आपके बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे क्लासेस में से सुना है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी आम जनता है उनको
आर्टिकल 21 के कुछ अलग अलग फीचर्स बताएं सर। हाँ देखिए, इस बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को भी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट पाया गया, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो आने का मतलब हुआ कि 14, 19 और 21 के अगेंस्ट तो हर हाल में होगा, जी है ना। आर्टिकल 21 को आपको बताऊं, आमतौर पे ये बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में कि इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। मतलब पूरे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसमें दो आर्टिकल बड़े लोकप्रिय हैं। एक तो आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जी तो वो बेसिकली दूसरे फंडामेंटल राइट्स को जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से। जी और इनफैक्ट कह लीजिए कि आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का रखवाला बनाता है। अच्छा मतलब उसके कंधे पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करता है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स। अच्छा तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अक्सर आप सुनते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया था, भारतीय संविधान की आत्मा। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा 32 के अलावा अगर किसी फंडामेंटल राइट की, मतलब जिसको कह सकते हैं कि मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, अनडाउटेबली दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को लेकर अगर हम जुडिशियल वॉइस की बात करें, जी जुडिशियल स्टैंड की, तो स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मानना है कि आर्टिकल 21 शुड बी ट्रीटेड एज द फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। जी इसे समस्त मौलिक अधिकारों में मौलिक माना जाना चाहिए। और कोर्ट का ऐसा कहना है कि इफ यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ all the fundamental rights under Indian Constitution except first Article 21, second you have been provided with free and fair judicial system. In that situation, if that judicial system will go on to have liberal interpretation upon Article 21, the rest of the fundamental rights will automatically get revived. तो अगर आर्टिकल 21 को छोड़ दिया जाए, जैसे सारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ी देर के लिए पैसिव बना दिया जाए, गायब कर दिया जाए, बस ये ध्यान रखें कि देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है, और वह न्यायपालिका अगर अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन प्रस्तुत करे तो रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स स्वतः जागृत हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वन कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी सर, ये आपने मतलब बहुत मतलब ऐसी ही बात की जो दिल को छू गया। सर एक बात मैं और पूछूंगा सर, इसका मतलब अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता तो आई थिंक ये केस भी नहीं फाइल हो पाता। नहीं हो पाता, बिल्कुल। आर्टिकल 32 नहीं होता तो इंडिया का ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, इंडिया की ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ही नहीं होती, इंडिया का ये जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो व्हाट इज टू गिव और टेक फ्रॉम सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी इन इंडिया। जी सुप्रीम कोर्ट की जो वेरी एग्जिस्टेंस है वो आर्टिकल 32 से ही गाइडेड है, आपको बताऊं। और सुप्रीम कोर्ट जो भी कार्य करता है, कार्य तो बहुत सारे करता है, लेकिन प्राइमरी जो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। और ये कार्य कौन सौंपता है सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल 30। सर अब मैं थोड़ा सा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था उसके डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे YouTube वीडियोस देख रहा था जो इनके पक्ष में थे, जो इनके विपक्ष में थे, उनके आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने अच्छे थे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी बात कोर्ट मानेगा। तो अगर आप थोड़ा उसके संदर्भ में बताते कि पक्ष के लोग क्या बातें कर रहे थे और विपक्ष के लोग क्या बातें कर रहे थे, ताकि आम जनता भी इसको समझ सके। देखिए जी, गवर्नमेंट के जो अटर्नी थे, जो गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे थे, क्योंकि इस केस का ही नाम है ADR वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ADR के पक्ष में आपने जीरा सुनी ही होगी कपिल सिब्बल साहब की, हाँ, प्रशांत भूषण जी की। तो अगर मैं गवर्नमेंट साइड की बात करूं तो उनके द्वारा यही प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही थी कि मतलब वो इलेक्ट्रल बॉन्डिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, ये विपक्षी दलों की साजिश है, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें कर रहे थे। प्लस उनका ये भी कहना था कि भाई अगर हमने एनोनिमस रखा है और कुछ आवश्यक बदलाव किए भी तो इसमें क्या बुराई है। आज के दौर में पार्टियों को फंड की तो जरूरत पड़ती है, ना सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बल्कि पार्टी के पदाधिकारियों को भी तो रिकमेंडेशन देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं कार्यकर्ताओं को, उनके लिए भी। और आजकल के दौर में तो खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं। मतलब कुछ ऐसे भी खर्चे बढ़ गए जिनका मैं पब्लिक फोरम पे नाम नहीं ले सकता। खर्चे उनमें भी बांटे जाते हैं जो लगातार अभियान में लगे रहते हैं। खैर,
इलेक्शन तो सर 5 साल चलते हैं। हाँ, सालों भर चल रहे हैं आजकल, तो मतलब 24/7 इंटू 365 हमारे यहाँ देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में ही है। और खास करके भाजपा के बारे में तो अक्सर ये बात कही जाती है, जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, कि ये विरोधी भी स्वीकारते हैं, इनके ओपोनेंट्स भी, कि इकलौती ऐसी पार्टी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है। हालांकि लगातार चुनावी मोड में रहने के अपने नफा और नुकसान दोनों हैं, इसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों हैं। इसको बहुत अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, चुनावी फायदे के लिए लेंगे, तो वो तमाम चीज़ें हैं। जी सर, इसमें अब थोड़ा उस चीज पे आते हैं कि कोर्ट की जो अहम ऑब्जर्वेशंस थी इस केस को लेके वो क्या थी, और अल्टीमेटली नहीं, इसमें दूसरा पक्ष मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं केवल सत्ता पक्ष की बात कह पाया कि भाई सत्ता पक्ष इलेक्ट्रल बॉन्ड को जस्टिफाई करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसमें जो भी कमियां निकाली जा रही है, जैसे एनोनिमिटी को लेकर, तो उन्होंने एनोनिमिटी को लेकर इस तरह से जस्टिफाई किया कि ये कौन अस्वीकार कर सकता है कि वर्तमान में चुनावी खर्चे नहीं होते, ये तो सभी स्वीकारेंगे, तो इसलिए अगर हम फंड रेज कर रहे हैं तो क्या बुराई है। दूसरा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से अगर हमने 20,000 से ऊपर के डिनोमिनेशन को एनोनिमस रखा, तो इसमें भी क्या बुराई है। इससे क्या होगा कि लोग खुल के फंडिंग कर पाएंगे। अगर उनका नाम हम पब्लिश कर देंगे तो कल को एक पॉलिटिकल राइवलरी क्रिएट हो जाएगी, कारपोरेट सेक्टर में भी, बिजनेस डोमेन में भी। तो इससे बचने के लिए और दूसरे तरीके से वो अपना पक्ष रखे जा रहे थे, मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं डिसेंटिंग साइड, खास करके एडीआर का जो पक्ष था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो उनके पक्ष से प्रशांत भूषण जी और कपिल सिब्बल साहब ने तो बड़े खुलम खोला इसकी सारे जो वीक लिंक्स थे सबको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है ना, ये मतदाताओं के बीच भी विभेद पैदा कर रहा है। इसमें जो केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की बात की गई है, तो देश में डेमोक्रेसी के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा। इससे जो पूंजीपति वर्ग है वो सरकार व प्रशासन में जुड़े हुए लोगों के साथ गठबंधन कर लेंगे और फिर क्विड प्रो क्यो को बढ़ावा मिलेगा। इसी पर्पज से बेसिकली ये फंडिंग करते हैं आमतौर पे कारपोरेट घराने। तो इन तमाम एंगल पे फिर ये भी देखा गया आर्टिकल 15 का भी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी ये अगेंस्ट जा रहा है, उसको भी नहीं फॉलो कर पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिससे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया फरवरी 15, 2024 पिछले महीने में। सर अब अगले टॉपिक में मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप दो संदर्भ में हमें बताएं। एक, इस केस को लेकर दो चीज के बारे में बात की जा रही थी, एक राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन, और दूसरा इस संदर्भ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और इसे क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। देखिए, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन बोथ आर इंटीग्रल टू फंडामेंटल राइट्स। ये दोनों फंडामेंटल राइट हैं और आप दोनों को गोल्डन ट्रायंगल से जोड़ते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी जो 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज सिंपली डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 विच इज बेसिकली द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जो चीज़ 21 से जुड़ी हुई है वो आर्टिकल 19 और 14 से ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, क्योंकि ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल के हिस्से हैं। तो अब सवाल ये नहीं उठता कि राइट टू प्राइवेसी को अधिक इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए कि राइट टू हैव इन्फॉर्म चॉइस, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के रूप में भी देख सकते हैं। किसको वरीयता दी जानी चाहिए? ये वरीयता देना आपको बताऊं एक तरह से सर्कमस्टांसिस बेस्ड है, ये कंटेक्सुअल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किसी खास समय में जो जजमेंट देता है, आने वाले 10-15 वर्षों में हो सकता है उस जजमेंट को खुद ही ओवरराइड कर जाए, सुपरसीड कर जाए, अपने ही जजमेंट को पलट डाले। तो वो चीज़ें होती हैं। आमतौर पे कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थ्योरी को फॉलो करता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थ्योरी, और कोशिश होती है कि दो विचारों के बीच थोड़े, कहते हैं ना, परमुटेशन कम्बिनेशन के बाद अगर तालमेल स्थापित हो जाए तो दैट इज वेल एंड गुड, सुपर। और अगर नहीं हो पाता है तो जो सबसे ज़्यादा मतलब नीड ऑफ द आवर के अकॉर्डिंग्स में हो, जरूरत के अकॉर्डिंग्स में, उसको वरीयता दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए 15 इन सब को वरीयता देके राइट टू प्राइवेसी को अंडरमाइन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू प्राइवेसी को लेकर जो तर्क था गवर्नमेंट का जो पक्ष था वो उतना मजबूत नहीं था, ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई ना कि जैसे मान लीजिए कि हमें चिड़िया को मारना है और चिड़िया को मारने के लिए एटम बम चला दिया, तो जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है।
यानी अगर मैं आपकी बात से डिराइव कर पाऊँ सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक आम जनता के भाव और एक आम जनता को सोच के जजमेंट दिया है, जहाँ पे एक आम जनता इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाए और सही से वोट कर पाए, रादर देन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल जिनकी राइट एग्जैक्टली मतलब डेमोक्रेसी को हम जितना हो सके सहभागी बना सके, है ना, पार्टिसिपेटिव बना सके। तो ये तो सर मतलब एक जो डिसीजन है ये तो बहुत ही राइट, मतलब इन राइट डायरेक्शन अगर हम बात करें तो मतलब दिस इज, हाँ, इन द कंसोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, नो डाउट। सर अगर इसकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव बात की जाए, जैसे अगर ये सेम प्रैक्टिसेस अगर मैं यूएस के सेंस में बताऊं और अगर उसकी सोसाइटीज से कंपेयर करूं, सिमिलरली यूके यूरोप, तो सर वहां पे उनकी सोसाइटी के अनुसार ये प्रैक्टिसेस सर क्या है, अगर उनको भी आप बताएं। हाँ, देखिए पहली बात कि यहाँ पर हम यूएस यूके या दूसरे जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, अगर उनसे हम इंडियन सोसाइटी को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, नो डाउट हो सकता है उनके यहाँ पाए जाने वाले इंस्टीट्यूशन के लाइन को फॉलो करते हो, लेकिन मोड ऑफ फंक्शनिंग में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि दोनों के हालात में क्या चेंजेस हैं। अब जैसे वहाँ भी ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल फंडिंग को वहाँ भी रेगुलेट किया जाता है, वहाँ पर फेडरल कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस हैं, और कारपोरेट फंडिंग खूब होती है वहाँ, लेकिन वो डिस्क्लोज करते हैं कि हमने किसको कितना दिया, ये डिस्क्लोज होता है। और एक और मजे की बात बताऊँ आपको, यूएस की जो डेमोक्रेसी है उसे आप कह सकते हैं सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें प्लूटोक्रेसी के लक्षण दिखेंगे, धनतंत्र के, सबसे ज़्यादा एलिटिज्म के रेफरेंसेस दिखेंगे, सबसे ज़्यादा पूंजीवाद हावी है वहाँ, कारपोरेट घराने लोग मतलब पश्चिम के लोकतंत्र में, खास करके अमेरिकी लोकतंत्र में, अमेरिकी सरकार में बहुत हावी हैं, बट उसको लोग इनअप्रोप्रिएट सेंस में नहीं लेते हैं। अब वहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कारपोरेट घराना है, क्योंकि वहाँ पर जो कारपोरेट प्रेशर ग्रुप है ना, ये बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप माने जाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि कई दफ़ा सरकारों को चाहे तो अस्थिर कर दें, यह सरकार उनके इशारे पे नाचती है। वहाँ जो कारपोरेट फैमिलीज़ हैं या जो एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी लाइन पे एक दूसरे से बटे होते हैं, नहीं। अगर मान लीजिए किसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को फंड किया तो हो सकता है उसी कैलेंडर ईयर में उसने रिपब्लिकन पार्टी को भी फंड किया होगा, हाँ, किसी को थोड़ा अधिक किसी को थोड़ा कम। अब पार्टी वाले भी बुरा नहीं मानेंगे, वो सोचेंगे कि पिछले बार तो हम हार गए थे, तो इस बार हमें ज़्यादा फंड ये क्यों करेगा। क्षमा चाहूँगा सर। तो वहाँ पर आमतौर पे कारपोरेट घरानों को लेकर राजनीतिक दलों में कोई वैमनस्य का भाव नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखेंगे कि कारपोरेट घराने भी पॉलिटिकल लाइन पे बटे हुए साबित होने लगते हैं, या उनको ऐसा पेश कर दिया जाता है कि वो राजनीतिक आधार पे बटे हुए हैं। तो यहाँ पर तो समस्या है ना, तो उस चीज़ को हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, बट फिर भी वहाँ इलेक्ट्रल फंडिंग को रेगुलेट किया जाता है। अगर आप यूके में आ जाइए तो यूके में देखिए फंडिंग को तो रेगुलेट नहीं किया जाता, लेकिन एक्सपेंसेस को जरूर रेगुलेट किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो सॉरी, आप मैक्सिमम 30 लाख तक एक्सपेंसेस कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रल स्पेंडिंग आप कर सकते हैं, चुनावी खर्चे, उससे ज़्यादा नहीं। तो रेगुलेशन तो वहाँ पर भी है। तो सर अभी जैसे मतलब हमने इसके पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसका नेशनल पर्सपेक्टिव, जो चीज़ें चल रही है न्यूज़ में, हमने सब कुछ बात किया, तो सर आपके अनुसार क्या लगता है कि इंडिया के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है, बेस्ट पॉसिबल केसेस है विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल फंडिंग? अब देखिए इसमें मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर पा रहा हूँ। सन 1999 में एक कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, थोड़ा नाम मिस हो रहा है, समवन गुप्ता कमेटी थी, इंद्रजीत गुप्ता एग्जैक्टली, थैंक यू, हाँ, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। उसने 1999 में अपने रिकमेंडेशन में कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रही है ना पॉलिटिकल पार्टीज को, ये गवर्नमेंटेड होनी चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए, यानी सरकार इसके लिए भी एक अलग सा बजट रखे, और जब चुनाव आए तो पिछले चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको फंड आवंटित किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअल बेसिस पे फंड रेज करने की इजाज़त ना दी जाए। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा रेडिकल स्टेप था, हाँ, तो ऐसा नहीं, रिकमेंडेशंस आते रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे अगर
मैं अपनी ओपिनियन बोलूँ तो मेरा मानना है कि इसे बाई फेस्टेड अप्रोच को हमें फॉलो करना चाहिए। एक तो क्राउड फंडिंग को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्राउड फंडिंग को रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी में आम जनमानस का पार्टिसिपेशन होता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 51 रुपये का भी चंदा दे दिए हैं तो उसके प्रति आपका एक लगाव रहेगा और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली आप अपेक्षाकृत अधिक एक्टिव होंगे। तो एक तो क्राउड फंडिंग की अभी भी है, उसको फॉलो किया जाता है बट बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो मेरा मानना है कि क्राउड फंडिंग को हमें फॉलो करना चाहिए। आप अगर याद करें तो जब बहुजन मूवमेंट की बात होती थी उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो स्वर्गीय कांसीराम जी अक्सर ये नारा बुलंद किया करते थे कि एक वोट एक नोट। तो अगर उनकी पार्टी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो वोट तो दे ही, वोट के साथ साथ नोट भी दे ताकि पार्टी का एक्सपेंशन हो सके और संबंधित विचारधारा को और व्यापक बनाया जा सके। तो वो बेसिकली क्राउड फंडिंग का बहुत शानदार एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसके अलावे इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में या उसी की अधिकारिता में एक ऑल इंडिया इलेक्टोरल फंड गठित किया जाना चाहिए और उसे किसी सत्तारूढ़ या विपक्षी दल के दायरे में नहीं रखना चाहिए या सरकार या गैर सरकारी संगठनों के दायरे में नहीं रखना चाहिए। उसके सीधे इलेक्शन कमीशन, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन उसे रेगुलेट करे। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। मुझे लगता है कि उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना में ये अधिक पारदर्शी होगी। और देखिए, चाहे कोई भी व्यवस्था आप ला दीजिए, उसमें अच्छाइयों के साथ कमियां तो निकाली ही जा सकती है, क्योंकि कहा ही जाता है ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो बदलाव तो अपरिहार्य होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो मतलब ऐसा किया जा सकता है। हाँ, मैं खास करके क्राउड फंडिंग का बड़ा सपोर्टर हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ आम जनमानस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए और आपने इतने डिटेल में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से तोड़ा। हाँ, मेरी कोशिश रही कि कई सारी जो तथ्यात्मक पक्ष है उसको मैंने स्किप भी किया। जैसे 2013 के कंपनीज एक्ट में जो बदलाव लाया गया, 2017 के फाइनेंस एक्ट में, तो उन सबको मैं जानबूझ के स्किप कर दिया कि फिर हाँ बहुत तथ्यात्मक हो जाती चर्चा। और सर, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में फिर से ज्वाइन करें। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड बेसिकली ये जो पॉडकास्ट हम रन कर रहे हैं, आप अगर हमारे साइट्स, हमारे चैनल्स को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा इकरा IAS एक नई पहल लेके आई है, जिसमें इकरा IAS का एम है कि अच्छे से अच्छे कोर्सेज, अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स सारे बच्चों तक पहुंचाया जा सके। और ये उसी पहल का एक पार्ट है जिसको हमने नो बकवास नाम दिया है। एंड वी आर रियली प्राउड कि जो हमारा पहला शो था, जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, उसमें संजय सर हमें ज्वाइन कर पाए। सो कीप वॉचिंग अस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।